Good morning, student. I am Gitesh Nagar. In the last slide, we have learned about the input devices, and we have some more input devices. So let us start. Optical Character Reader (OCR). हम इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आप कहीं पे देखेंगे तो आपको इसको OCR नाम आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता क्या है तो अपन उसके बारे में बात करते हैं। OCR डिवाइस इज़ यूज्ड to convert images of text into the computer readable or editable text। OCR जो डिवाइस होती है, OCR डिवाइस हमेशा जो इमेजेस होती है किसी टेक्स्ट की, मान लीजिए अगर आपने कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपने उसका आपने फ़ोटो क्लिक किया या उसकी इमेजेस बनाई और उस इमेजेस को अब आप चाहते हैं कि एडिटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, ताकि उसमें अगर आपको कुछ एडिटिंग करना हो तो आप लोग उसमें और एडिटिंग कर पाएँ। तो हम लोग कौन से डिवाइस का यूज़ करते हैं? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का। मतलब यहाँ पे OCR जो डिवाइस होती है वो एक प्रकार से ह्यूमन, मतलब आपके पास कोई इमेज है उसके टेक्स्ट को कंप्यूटर की लैंग्वेज में, मतलब डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, और वो फॉर्म जो होता है वो एडिटेबल होता है। एडिटेबल होने का मतलब है कि आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। मतलब अगर मेरे पास एक कॉपी है, मैंने उसमें कुछ नोट्स बनाए, हैंड रिटन नोट्स हैं, अब मैं उनको टाइप करना चाहता हूँ, तो मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं उन सारे नोट्स को कॉपी करूँ, मतलब टाइपिंग करूँ, और दूसरा तरीका ये है कि मैं OCR का यूज़ कर लूँ। अगर मेरी राइटिंग प्रॉपर है और मतलब ह्यूमन रीडेबल है तो उस कंडीशन में OCR भी उसको रीड कर सकता है और उन सारे डॉक्यूमेंट को वो अपने आप ही डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। मतलब यहाँ पर मुझे सारी चीज़ें टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। OCR डिवाइस क्या करेगी, किसी भी हैंड रिटन टेक्स्ट को या किसी इमेज के टेक्स्ट को हमेशा कंप्यूटर के डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, जो कि एडिटेबल होता है। OCR केपेबल ऑफ रीडिंग बुक्स एंड डॉक्यूमेंट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फाइल टू फैसिलिटेट कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्डिंग कीपिंग सिस्टम इन एन ऑफिस। अब यहाँ पे जो OCR की हम लोग बात कर रहे हैं, ये OCR बहुत यूज़फुल होता है जब हमें किसी बुक या कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट हो जिसको हमें कंप्यूटर पे टाइप करना हो, तो उस जगह पे OCR का यूज़ करना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इतना सारा डेटा हम लोग टाइप नहीं कर पाते या हमें टाइमिंग की इशू होती है, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं? OCR का यूज़ करते हैं। और ऐसा सिस्टम या ऐसा सॉफ्टवेयर हम जनरली कहाँ पे यूज़ करते हैं? ऑफिसेस में या पब्लिकेशन जहाँ पे बुक्स वगैरह छपती है, वहाँ पे इस सॉफ्टवेयर का, इस डिवाइस का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमें बार बार टाइपिंग के लिए इतना टाइम हम लोग नहीं दे पाते, तो हम लोग OCR का यूज़ करते हैं। मॉडर्न OCR कैन रिकॉग्नाइज हैंड रिटन विद गुड एक्यूरेसी। आजकल के जो OCR है, मैंने जैसा आपको बताया, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट को भी वो क्या कर देते हैं? डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, आपको टाइपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। जनरली इट इज़ यूज विद द स्कैनर डिवाइस। अब ये जो चीज़ आती है, मतलब हम लोग जो OCR की बात कर रहे हैं, ये स्कैनर के साथ इनबिल्ट होता है, या हम लोग इसको OCR के एक सॉफ्टवेयर को हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल में भी डाउनलोड करना चाहें तो PDF लेंस करके होता है, तो आप लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। और उस सॉफ्टवेयर को जब आप यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आप लोगों को टाइपिंग नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपने जहाँ से भी पिक्चर क्लिक किया है वो एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट कन्वर्ट स्कैन टेक्स्ट इमेज इनटू द एडिटेबल टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट फाइल। जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए ये इमेज है या मैंने ये हाथ से लिखा है, अब मैं चाहता हूँ कि या तो ये मुझे कंप्यूटर में लेना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि या तो मुझे इसको टाइप करना पड़ेगा या मुझे इसको फ़ोटोकॉपी करके स्कैन करना पड़ेगा, और स्कैन करेंगे तो उसमें ये पेज अलग दिखेगा, मतलब मैं इसमें एडिटिंग नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो तो इमेज बन जाएगी। तो उस कंडीशन में अगर मैंने इस पर OCR यूज़ किया तो ये OCR इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और इजीली मैं यहाँ पे चेंजेस, अगर कुछ माइनर चेंजेस जो है वो करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हैंड रिटन जो डॉक्यूमेंट था वो किस में कन्वर्ट हो गया? प्रिंटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और इसको आप लोग एडिट भी कर सकते हैं। मतलब ये इमेज नहीं है, ये एडिटेबल फॉर्म है। तो OCR हमारे बहुत काम आता है। जनरल लाइफ में हम लोग इसका यूज़ नहीं करते, लेकिन जो ऑफिसेस होते हैं या जहाँ पे टाइपिंग वर्क सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ पे इस डिवाइस का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास इनपुट डिवाइस है वो होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। आपने बहुत बार नाम सुना होगा OMR शीट, और वो OMR शीट इस टाइप की होती है जिसमें आप लोग
किसी ऑब्जेक्टिव टाइप की जब एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं तो उस एग्ज़ाम में आपको इस बबल शीट को या OMR शीट को भरना होता है, और इसमें जो बबल होते हैं उनको आप डार्क ब्लैक पेन से इसको फिलअप करते हैं। आपके जो भी आंसर सही है उन आंसर्स पे आप टिक करते हैं। टिक नहीं, यहाँ पे आपको बबल फिल करना होता है, टिक करना एक अलग चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे आपको बबल को फिल करना होता है, और बबल फिल करने के बाद ये सारी शीट, ये सारी OMR शीट चेक होने के लिए चली जाती है। अपन पहले पढ़ते हैं इसका ये होता क्या है, फिर मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊँगा, इंटरेस्टिंग फैक्ट है शायद वो। OMR device is used to scan mark point on the special printed area or form. Marks can be made with the dark pencil or pen is definite shape, circle or box in OMR sheet that are scanned and processed by the computer. देखिए OMR sheet क्या होती है। OMR sheet तो आपके सामने यहाँ पे एक इसकी इमेज बनी हुई है। अब यहाँ पे हमेशा अपन ने जितनी भी OMR शीट देखी है सब सर्कुलर पार्ट में देखी है, लेकिन ये रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में भी आती है या बॉक्स शेप में भी आती है। लेकिन अधिकतर आपको OMR शीट जो मिलेगी वो शीट आपको हमेशा सर्कुलर मतलब शेप की मिलेगी। अब ये OMR शीट क्या होता है, जैसे मान लीजिए IIT की एग्ज़ाम होती है या जो बड़ी UPSC वगैरह की एग्ज़ाम होती है जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के अब क्योंकि इन एग्ज़ाम में करीब करीब 10 लाख लोग बैठते हैं, या बैंकिंग की एग्ज़ाम होती है तो उसमें 10 लाख लोग बैठते हैं, तो 10 लाख लोगों की कॉपी चेक करना या उनके आंसर शीट को चेक करना बहुत टिपिकल टास्क हो जाता है। क्योंकि इसमें अगर एक भी गलती हुई तो कोई व्यक्ति जस्ट 200-300 रैंक आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक भी बबल कम ज़्यादा काउंट हो गया या गलत काउंट हो गया, क्योंकि इतनी सारी शीट जब ह्यूमन नेचर के साथ चेक की जाती है तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस टाइप की OMR शीट को जब हम लोग मशीन के थ्रू चेक करते हैं तो वो जो मशीन होती है वो कहलाती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। वो मशीन क्या करती है, इन बबल में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में जो बबल फिलअप किया हुआ होता है मशीन केवल उसको काउंट कर लेती है। और मशीन कैसे काउंट करती है, फर्स्ट का C आंसर, सेकंड का A आंसर, थर्ड का D आंसर। इस प्रकार से मशीन इन जो शीट के अंदर बबल फिलअप किए गए उन बबल को काउंट करके अपने पास रख लेती है। अब मशीन के अंदर पहले से प्री डिफाइंड आंसर शीट होती है और वह उन आंसर शीट से इसके आंसर को मैच कर लेती है। और जैसे ये मैच में जितने आंसर सही मिलते हैं उनके पॉजिटिव मार्क्स काउंट हो जाते हैं, जिनके नहीं मिलते उनके नेगेटिव मार्क्स हो जाते हैं। और फिर अगर नेगेटिव मार्किंग सिस्टम है तो इतने नेगेटिव मार्क्स आपके पॉजिटिव मार्क्स से माइनस होकर आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाता है। मतलब यहाँ पे OMR शीट पर बबल फिल करने के बाद सारा काम कंप्यूटराइज्ड होता है। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को 1 बाय 1 OMR शीट चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि इसको जब OMR के अंदर डाला जाता है, मशीन के अंदर या डिवाइस के अंदर, यहाँ पे आपको इमेज दिख रही होगी, इस इमेज के अंदर जब OMR शीट को डाला जाता है, मान लीजिए इस पर 50 शीट एक साथ रखी जा सकती है। आपने कभी बहुत बल्क में फ़ोटोकॉपीज़ अगर करवाई हो तो आपने उसके आउटपुट को निकलते हुए देखा होगा, 1 बाय 1 पेज बाहर आता चला जाता है और इतनी तेज़ी से ही OMR शीट भी चेक हो जाती है। यहाँ पे 50 के या 100 के बंडल बना के मशीन के आगे रखे जाते हैं। मशीन 1 बाय 1 इनको स्कैन करती है और स्कैन करने के बाद ये OMR शीट बाहर आ जाती है, और जो इसके अंदर बबल आपने फिल किए थे वो बबल एज अ इनपुट एज अ आपके आंसर काउंट होकर मशीन के अंदर सेव हो जाते हैं। और फिर वही सारे आंसर आपके जो फाइनल आंसर शीट होती है उससे मैच होकर आपका रिजल्ट प्रिपेयर होता है। तो इस प्रकार से 10 लाख, जैसा मैं आपको बता रहा था, बहुत सारी एग्ज़ाम होती है जिसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट होते हैं। तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट के लिए नंबर ऑफ़ OMR शीट होती है, और OMR शीट को इतना मतलब तेज़ी से चेक कर पाना ह्यूमन नेचर्स के अगेंस्ट होता है, नहीं कर पाते, या उसमें एरर आने की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। इसी कारण से हम लोग किसका यूज़ करते हैं, OMR डिवाइस का यूज़ करते हैं। जनरली इट इज़ यूज टू इवेल्युएट ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर स्क्रिप्ट इन पब्लिक एग्जामिनेशन और प्रोसेसिंग ऑफ द सर्वे फॉर्म। यही बात मैंने आपको बताई। इस टाइप का OMR शीट का आप यूज़ सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखेंगे, जब भी कोई ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगी वहाँ पर, या कोई पब्लिक एग्ज़ाम होगी वहाँ पर, या कोई सर्वे फॉर्म होगा वहाँ पर इन शीट का या OMR शीट का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इसी को हम लोग भी यूज़ करते हैं। अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दी होगी तो आपको पता होगा, आपको ये तक बोला जाता है कि जो बबल आप लोग फिल कर रहे हैं वो बबल आप बिल्कुल डार्क करिए, उसमें अगर कोई सी भी स्पेस छूट जाती है तो मशीन उस बबल को काउंट नहीं कर पाती।
तो जब भी आप ऐसी OMR शीट यूज़ करें, इसमें इवन हमारे जो नाम होते हैं, जो हमारे टेलीफोन नंबर होते हैं, वो भी हमें सब बबल के फॉर्म में भरना होता है। अगर आपने 10th क्लास का MP बोर्ड का एग्ज़ाम का फॉर्म भरा होगा, 12th का फॉर्म आप भरेंगे आगे, तो आपको पता चलेगा उसमें आजकल हम OMR शीट यूज़ करते हैं। ये जल्दी से रीड हो जाती है और जल्दी से इसमें आउटपुट जनरेट हो जाता है। इसके लिए हमें ह्यूमन का पूरा एक ग्रुप बैठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये काम ईजी हो जाता है। तो आजकल OMR शीट का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो एक प्रकार से ये क्या है, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसी को डेटा को इस OMR शीट के ऊपर जो डेटा है उसको रीड करने के बाद डिवाइस क्या करती है, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट करती है। तो एक प्रकार से ये क्या हो गई, आपके लिए इनपुट डिवाइस हो गई। इसके बाद होता है बारकोड रीडर। ये डिवाइस आपने जनरली मॉल के अंदर देखी होगी, या आप लोग जो स्टैंडर्ड बुक अगर यूज़ करते हैं या स्टैंडर्ड कॉपीज़ यूज़ करते हैं, या कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कंपनी का है, अगर आप वो यूज़ करते हैं तो उनके ऊपर आपको इस टाइप की लाइनिंग दिखाई देती है। ये होता है बारकोड। ये बारकोड क्या बताता है, ये बारकोड आपको बताता है, अगर मान लीजिए आपने एक स्टैंडर्ड कोई बुक खरीदी है तो उस बुक के पीछे आपको इस टाइप का बारकोड मिलेगा। ये बारकोड क्या बताता है कि ये बुक कितने की है, या इसके ऑथर कौन है, या इसके ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है, मतलब जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन इस बारकोड के ऊपर होती है। अगर आप DMart जाएंगे, अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर मॉल के अंदर जाएंगे, बिग बाज़ार के अंदर जाएंगे, तो वहाँ पर जो आपका बिल बनाने वाला वेंडर होता है वो कभी भी ऑब्जेक्ट की प्राइस मैन्युअली इंटर नहीं करता। वो उसके पास एक डिवाइस होती है जिसको बारकोड रीडर कहा जाता है। इस टाइप की डिवाइस होती है। ये जो आप इमेज यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली, वो इस डिवाइस से इंफ्रारेड रेज जनरेट होती है, और ये इंफ्रारेड रेज को जब इन पर्टिकुलर बार्स के ऊपर डाला जाता है तो ये इंफ्रारेड रेज इन बार्स को रीड कर लेती है। अब यहाँ पे जितनी भी बार्स है, ये इसको बारकोड क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये लाइनें होती है, लाइन को बार कहा जाता है। तो ये जितनी भी बार है इनकी अलग अलग विड्थ होती है, और इन विड्थ के इनकी अलग डेफिनेशन होती है, और इस डेफिनेशन को रीड करने का काम कौन करता है, बारकोड रीडर करता है। तो ये बारकोड जनरली आपको किसी बड़े मॉल में या जहाँ पे परचेसिंग ज़्यादा होती है वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे डेटा को इनपुट करने के लिए इतना टाइम नहीं होता। बारकोड से फटाफट ऑब्जेक्ट की जो प्राइस है, या उसका जो टाइप है, या वो कौन सी कंपनी का है, कौन सा ब्रांड का है, वो सारी चीज़ें इस बारकोड के अंदर एक बार में मशीन के थ्रू रीड हो जाती है। बारकोड इज़ अ पैटर्न ऑफ प्रिंटेड बार्स ऑन वेरियस ऑब्जेक्ट और प्रोडक्ट। दिस स्ट्रिप कंटेन प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन लाइक प्राइस, वेट, डेटा ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेटा ऑफ एक्सपायरी एक्सेट्रा इन एनकोडेड फॉर्म। मैंने अभी आपको बताया कि ये बहुत सारी बार्स होती है, या स्ट्रिप्स होती है, या वर्टिकल लाइंस होती है, और इन स्ट्रिप्स के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होती है, प्राइस होता है, वेट होता है, डेटा ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होती है, डेटा ऑफ एक्सपायरी होती है। ये सारी चीज़ें इन बार्स के अंदर मेंशन की हुई रहती है। ऑप्टिकल बार कोड रीडर OBR जिसको कहा जाता है, रीड दिस बार कोड टू इनपुट प्रोडक्ट डिटेल्स इनटू द कंप्यूटर्स। अब वो क्या करता है, बार कोड रीडर इन इन्फॉर्मेशन को रीड करता है और सीधे सीधे कंप्यूटर के अंदर इन चीज़ों को इंसर्ट कर देता है। दिस डिवाइस कंसिस्ट ऑफ लाइट सोर्स लेजर, अ लेंस एंड लाइट सेंसर विच रीड बारकोड इमेज। इसके अंदर एक सेंसर होता है जो लेज़र जनरेट करता है, और लेज़र जब इस बारकोड के ऊपर डाली जाती है तो लाइट सेंसर के थ्रू उसको सेंस कर लिया जाता है। आपको जनरली ये बारकोड कहाँ मिलेंगे, मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े जो मॉल होते हैं या जो लाइब्रेरी वगैरह होती है वहाँ पे आपको इनका यूज़ सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब लास्ट जो हमारी इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसके बाद तो हमें अब आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ना है, तो जो लास्ट है इनपुट डिवाइस वो होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR। आपने MICR का नाम सुना होगा लेकिन आपको नहीं पता होगा ये होता क्या है। इसे कहा जाता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इनके फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं। MICR device is used to read characters printed using spreading the magnetic ink in the special font or style. These characters are used in the bank checks and postal orders. अब अगर आपने MICR का जो अपन बात कर रहे हैं, MICR कभी आपने सुना हो तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का मतलब होता है कि मैग्नेटिक इंक के थ्रू जब कोई कैरेक्टर का फॉर्मेशन किया जाता है तो उसको भी एक डिवाइस के थ्रू रीड किया जा सकता है, और ये जो तरीका होता है ये MICR डिवाइस करती है। दिस कैरेक्टर्स आर यूज्ड इन द बैंक चेक एंड पोस्टल ऑर्डर।
आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये इमेज होती है, ये इमेज आपने कहाँ देखी होगी? चेक के नीचे। आप जो बैंक के चेक देते हैं किसी को, वो चेक के नीचे आपको एक नंबर लिखना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चेक नंबर। वो चेक नंबर कुछ इस प्रकार से लिखा होता है, ठीक है। ये जो होता है ये मैग्नेटिक इंक से लिखा जाता है, और इस मैग्नेटिक इंक को कौन रीड कर लेता है? MICR डिवाइस रीड कर लेती है। MICR डिवाइस इज mainly used in the banks to read check numbers, IFSC code, etc. pre-printed on the check leaves. This device save time and ensures accuracy of the data entry. अब देखिए एक्चुअल में इसकी ज़रूरत क्या है, क्योंकि अब आपको पता है पूरे भारतवर्ष में हमारे पास लाखों चेक रोज़ जनरेट होते हैं, रोज़ उनकी प्रोसेसिंग होती है। तो लाखों चेक के बारे में, उनके चेक नंबर लिखना, उनके IFSC कोड लिखना, उनकी वैल्यू लिखना, कौन से बैंक का है, कहाँ से इशू हुआ, किसने इशू किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन को रोज़ मेंशन करना मैन्युअली पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं? चेक नंबर का यूज़ करते हैं, और ये मैग्नेटिक इंक से लिखा होता है। तो मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए चेक को जब मशीन के अंदर डाला जाता है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, IFSC कोड, चेक नंबर, किसने जनरेट किया, किसके अकाउंट से जनरेट हुआ, वो सारी इन्फॉर्मेशन बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर के अंदर आ जाती है। तो इसमें हमारा टाइम भी काफ़ी सेव हो जाता है, प्लस इसमें जो एक्यूरेसी होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि मैनुअली एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं होती जितनी कंप्यूटर से किसी पर्टिकुलर डिजिट को रीड करने पर होती है। तो इसलिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? MICR का। ये आज अपन ने जितना पढ़ा ये सारी इनपुट डिवाइसेस थी। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग आउटपुट डिवाइस की बात करेंगे। तो आज के लिए अपन इतने ही रखते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द आउटपुट डिवाइसेस। सो लेट अस स्टार्ट। आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस प्रोड्यूस आउटपुट रिजल्ट इन ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है? आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती है जो आउटपुट या जिसको हम लोग रिज़ल्ट बोल सकते हैं वो जनरेट किया जाता है, और वो जो रिज़ल्ट होता है वो किस फॉर्म में होता है? ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, मतलब इजीली ह्यूमन उसको समझ सके, उसी को हम लोग क्या काउंट करते हैं? आउटपुट डिवाइस। द फॉलोइंग डिवाइसेस आर कॉमनली यूज्ड एज आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस के नाम पर हमारे पास बहुत सारी डिवाइसेस होती है, लेकिन उनमें से जो मेजर आउटपुट डिवाइसेस होती है उनकी हम लोग बात करें तो सबसे पहले होता है मॉनिटर, या हम उसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं, VDU जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। आपको शॉर्ट फॉर्म भी साथ में याद करते जाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये शॉर्ट फॉर्म पूछे जाते हैं, और इन्हीं शॉर्ट फॉर्म के बेसिस पर क्या होता है? आपके नंबर्स काउंट होते हैं। फिर सेकंड होता है प्रिंटर। प्रिंटर के हम अलग अलग टाइप देखेंगे। डॉट मैट्रिक्स होता है, इंकजेट होता है, लेज़र होता है। फिर प्लॉटर्स आपने वर्ड सुना होगा, लेकिन एग्जैक्टली करता क्या है इसके बारे में आपको अभी नहीं पता होगा, तो अपन ये भी देखेंगे। फिर स्पीकर्स भी एक प्रकार से आउटपुट डिवाइस होती है, और प्रोजेक्टर्स ये भी एक प्रकार से आउटपुट डिवाइस होती है। प्रोजेक्टर का यूज़ हम लोग जनरली हमारी लैब में करते हैं, तो अपनी जब भी क्लासेस ऑफलाइन होगी तब मैं आपको प्रोजेक्टर्स के भी यूज़ बताऊँगा। तो फिलहाल अपन अभी इन आउटपुट डिवाइसेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मॉनिटर और VDU इज़ मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस। इट लुक लाइक अ TV एंड अवेलेबल इन द वेरियस टाइप एंड साइज़। जो मॉनिटर होता है, या जिसको हम लोग VDU भी बोलते हैं टेक्निकली, तो ये सबसे कॉमन आउटपुट डिवाइस होती है, और इस डिवाइस का जो यूज़ है ये हम सबसे ज़्यादा करते हैं। ये कैसा दिखाई देता है? TV के जैसा दिखाई देता है। आपके घरों में TV है, आप उस TV को भी कंसिडर कर सकते हैं एज अ मॉनिटर। द पिक्चर ऑन द मॉनिटर इज़ मेड अप टाइनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सल। जितने भी TV आप लोग अपने घरों में देखते हैं या जो मॉनिटर्स होते हैं वो सारे छोटे छोटे डॉट से मिलकर, मतलब उनके अंदर जितनी इमेजेस होती है, वीडियो होते हैं, वो सारी चीज़ें छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनी होती है, और इन छोटे छोटे डॉट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पिक्सल। और ये पिक्सल वर्ड आप लोग बहुत बार यूज़ करते हैं, लेकिन आपको इसका फुल फॉर्म नहीं पता होता। आप लोग बोलते हैं कि हमारे मोबाइल का जो कैमरा है वो 13 MP का है। MP मतलब होता है मेगा पिक्सल, मतलब उसके अंदर 13 10⁶ पिक्सल है। क्लियर है? तो आपके मोबाइल के एक पर्टिकुलर स्क्रीन पे इतने नंबर ऑफ पिक्सल होते हैं, और उसी से आपकी इमेज बनती है। जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी ज़्यादा इमेज की क्वालिटी, उसकी क्लैरिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसलिए हम लोग जब भी मोबाइल परचेज़ करने जाते हैं हम लोग हमेशा देखते हैं कि कैमरे के पिक्सल क्वालिटी या मेगा पिक्सल ज़्यादा हो। तो उस कंडीशन में क्या होता है? आपके जो पिक्चर कैप्चर किए जाते हैं या जो इमेजेस कैप्चर की जाती है, वीडियो बनाए जाते हैं, वो सारे उनकी क्वालिटी क्या हो? परफेक्ट हो, और इजीली हमें बहुत ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी के साथ दिखाई दे।
तो पिक्सल आपको समझ में आया होगा। द क्वालिटी ऑफ पिक्चर डिपेंड ऑन इट्स रिजोल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल। यही बात मैंने अभी आपको बोली कि जितने भी पिक्चर्स होते हैं, जितने भी इमेजेस होते हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं? रिजोल्यूशन पे। रिजोल्यूशन मतलब नंबर ऑफ पिक्सल कितने ज़्यादा है। दैट इज़ मोर पिक्सल द ग्रेटर क्वालिटी। जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी क्वालिटी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। फिर सबसे पहले जो हम लोग मॉनिटर यूज़ करते थे वो होता था CRT मॉनिटर, जिसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। इसका यूज़ हम सबसे ज़्यादा पहले करते थे, अब तो इसका यूज़ करीब करीब बंद ही हो गया है। आप लोग इसकी इमेज यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें पीछे की तरफ एक पिक्चर ट्यूब होती थी, या वो पिक्चर ट्यूब हम लोग ऐसे जनरली बोलते हैं, लेकिन अगर टेक्निकली देखें तो वो कैथोड रे ट्यूब होती थी, और इसके कारण इसकी जो साइज़ है पीछे की तरफ थोड़ी ज़्यादा होती थी। दिस मॉनिटर कंटेन अ ग्लास ट्यूब विथ फॉस्फोरस कोटिंग। और वो जो मैं पिक्चर ट्यूब की बात कर रहा हूँ या कैथोड रे ट्यूब की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर वो ग्लास की बनी होती थी और उसके अंदर कोटिंग कैसी होती थी? फॉस्फोरस की। विच इज़ लाइटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक इट वर्क लाइक अ टेलीविज़न। और उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते थे तब वहाँ पे पिक्चर क्वालिटी जनरेट होती थी या पिक्चर जनरेट होते थे, और लाइट जनरेट होने के कारण या पिक्चर जनरेट होने के कारण हमें इमेज कहाँ दिखती थी? स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती थी। तो ये तरीका होता था CRT मॉनिटर का, या फंक्शनिंग होती थी। लेकिन अब आजकल इस टाइप के जितने भी सिस्टम है उनको रिप्लेस कर दिया गया है। TV भी पहले इसी टाइप की आती थी, उसको CRT TV कहा जाता था, या जो मॉनिटर आते थे उन्हें CRT मॉनिटर कहा जाता था। अब जो हमारे पास अवेलेबल है वो अब है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD, या TFT मॉनिटर हम उस लोग उसको बोलते हैं, या अभी लेटेस्ट जो मार्केट में चल रहे हैं वो LED मॉनिटर है, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड। तो अपन ये तीनों टाइप के देखते हैं। इट कंटेन लिक्विड क्रिस्टल टू क्रिएट टाइनी पिक्सल। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? यहाँ पे क्रिस्टल्स, लिक्विड क्रिस्टल का यूज़ किया जाता है ताकि क्या किया जा सके? टाइनी पिक्सल को क्रिएट किया जा सके। इसे क्या कहा जाता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर या TFT। मतलब ये वाले मॉनिटर हमारी लैब में भी रखे हुए हैं, या आप लोग भी ये मॉनिटर देखते हैं। ये मॉनिटर का नाम क्या होता है? TFT, मतलब थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्लियर है? इट इज़ स्मॉलर लाइटर एंड कंज्यूम लेस पावर देन द CRT मॉनिटर। ये जो सिस्टम होते हैं ये स्मॉलर होते हैं, हल्के होते हैं, और ये कम पावर को यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू CRT मॉनिटर। नाउ डेज प्लाज्मा डिस्प्ले इज़ ऑल्सो पॉपुलर। अभी फ़िलहाल LED का दौर चल रहा है, या प्लाज्मा TV का या प्लाज्मा मॉनिटर का दौर चल रहा है, तो हम लोग उनका भी यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू CRT मॉनिटर। और सब CRT मॉनिटर तो करीब करीब क्या हो चुके हैं? मार्केट से ख़त्म ही हो चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं और दूसरी आउटपुट डिवाइसेस। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। Printer is an output device that produces text images on the paper in printed form. Printers come in different varieties based on the quality, speed and technology. Some common types are, देखिए प्रिंटर क्या होता है? ये भी एक प्रकार से आउटपुट डिवाइस होती है, और ये क्या प्रोड्यूस करती है आउटपुट पे? ये टेक्स्ट प्रोड्यूस करती है या इमेजेस प्रोड्यूस करती है। किसके ऊपर? पेजेस के ऊपर। और किस फॉर्म में? प्रिंटेड फॉर्म में। प्रिंटर्स को अगर हम लोग बात करें तो ये कितने टाइप के आते हैं? ये इसकी क्वालिटी, स्पीड और टेक्नोलॉजी के हिसाब से कुछ अलग अलग टाइप के प्रिंटर हम लोगों को मार्केट में देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहला होता है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है या सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता था वो होता था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसका यूज़ अभी भी किया जाता है। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस है जहाँ पे प्रिंटिंग की काम बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का ही यूज़ किया जाता है। और इसके निकले हुए पेज मैं आपको बता दूं कि कैसे होते हैं। पेज के दोनों साइड पर छोटे छोटे होल होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके हाथ में कोई ऐसा पेज आता है जिसके दोनों साइड पर आपको क्या मिले? होल मिले, तो आप समझ जाइए कि इसकी प्रिंटिंग कैसे हुई है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से हुई है। इट प्रिंट कैरेक्टर और इमेज बाय टाइनी डॉट्स ऑन द पेपर लाइक टाइप राइटर। यहाँ पर जो पेपर होता है उस पेपर के ऊपर छोटे छोटे डॉट्स से इमेजेस या टेक्स्ट मटेरियल प्रिंट किया जाता है। दिस डॉट्स आर प्रोड्यूस बाय द मूवेबल प्रिंटिंग हेड कंटेनिंग मैट्रिक्स ऑफ पिन। अब यहाँ पे बहुत सारी नंबर ऑफ पिन्स होती है जो छोटे छोटे डॉट्स के बेसिस पर क्या क्रिएट करती है? टेक्स्ट या इमेजेस विच स्ट्राइक ऑन द लिंक्ड रिबन एंड लीव्स इम्प्रेशन डॉट्स ऑन द पेपर। अब यहाँ पे एक रिबन होती है
तो वो जो छोटी छोटी पिन्स की बात हो रही थी, वो पिन रिबन के ऊपर स्ट्राइक करती है और रिबन के ऊपर इंक होती है, वो इंक सीधे पेपर के ऊपर छप जाती है। तो मतलब जितने पार्ट पर पिन स्ट्राइक करती है उतना पार्ट रिबन का कहाँ पे टच होता है, पेपर के ऊपर टच होता है और उतने उतने पार्ट में इमेजेस बनती चली जाती है। इट इज़ कॉल्ड इम्पैक्ट प्रिंटर, इसको इम्पैक्ट प्रिंटर भी कहा जाता है। सिंस डॉट आर फॉर्म बाय द इम्पैक्ट ऑफ लिंक्ड रिबन एंड पेपर। इसको इम्पैक्ट प्रिंटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे इम्पैक्ट की प्रोसेस होती है, मतलब यहाँ पे जो पिन है वो बार बार पेज पे जाके स्ट्राइक करते हैं, मतलब यहाँ पे इम्पैक्ट होता है और इम्पैक्ट के कारण इसे क्या कहा जाता है? इम्पैक्ट प्रिंटर भी कहा जाता है। इट हैज़ लो ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड कैन प्रोड्यूस कार्बन कॉपीज़। इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो काफ़ी कम होती है और यहाँ पे इसकी कार्बन कॉपी भी बनाई जा सकती है। मतलब आप एक पेज को प्रिंट करें, साथ में उसके पीछे कार्बन कॉपी के साथ एक सेकंड पेज लगा दें तो 2 पेज एक साथ प्रिंट हो जाते हैं एक ही टाइम में। इट इज़ नॉइजी, स्लो एंड प्रोड्यूसर्स लो क्वालिटी ब्लैक एंड वाइट आउटपुट। ये थोड़ा सा नॉइजी होता है, नॉइजी इन द सेंस मतलब जब आउटपुट जनरेट किया जाता है तो यहाँ पे थोड़ा सी नॉइज़ क्रिएट होता है, स्लो होता है और इसकी क्वालिटी कैसी होती है? ब्लैक एंड वाइट होता है लेकिन लो क्वालिटी होती है। और इस टाइप के प्रिंटर का यूज़ जनरली बड़े बड़े ऑफिस में जहाँ पे प्रिंटिंग का काम सबसे ज़्यादा होता है वहाँ किया जाता है। और इसका यूज़ आप सबसे ज़्यादा देखेंगे रेलवे के अंदर। रेलवे में जो टिकट प्रिंट किए जाते हैं वो इसी पे प्रिंट किए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप रेलवे काउंटर पे जाएंगे, टिकट काउंटर पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पे एक प्रिंटर रखा होता है जिसमें से टिकट निकाला जाता है। वो प्रिंटर यही वाला होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। मोस्टली यूज इन द बैंक्स एंड ऑफिसेज। बैंक में भी इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि वहाँ पे भी हमें बार बार आउटपुट निकालना होता है, स्टेटमेंट निकालना होते हैं, तो वहाँ पे भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। अब इसके बाद और भी हमारे पास टाइप होते हैं जैसे इंक जेट या डेस्क जेट प्रिंटर भी कहा जाता है। दिस प्रिंटर कैन प्रोड्यूस कलर्ड प्रिंट आउट। इट प्रिंट कैरेक्टर बाय यूजिंग कंट्रोल्ड स्ट्रीम जेट ऑफ लिक्विड इंक which produces tiny droplet of the ink on the paper. This colored droplet form text और images on the paper. देखिए ये जो प्रिंटर होते हैं ये कलर्ड प्रिंट आउट भी दे सकते हैं, मतलब कौन से? इंक जेट या डेस्क जेट प्रिंटर। इट प्रिंट कैरेक्टर बाय यूजिंग कंट्रोल्ड स्ट्रीम ऑफ लिक्विड इंक। यहाँ पे इंक का यूज़ होता है और वो इंक कैसी होती है? लिक्विड टाइप की होती है। अब ये जो इंक है, लिक्विड इंक है, ये क्या करती है? छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स क्रिएट करती है। कहाँ पर? पेपर के ऊपर। और जब ये ड्रॉपलेट सूख जाते हैं तो वो हमें एज अ इमेज या एज अ टेक्स्ट फॉर्म हमें पेज के ऊपर दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है? अलग अलग कलर की इंक यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं? कलर्ड प्रिंट आउट क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? अब इट इज़ कॉल्ड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पे इम्पैक्ट की प्रोसेस नहीं होती, यहाँ पे स्ट्राइक नहीं होता, यहाँ पे केवल ड्रॉपलेट्स क्रिएट होते हैं और वो ड्रॉपलेट भी कैसे होते हैं? साइलेंटली पेज के ऊपर कार्ट्रिज के थ्रू प्रिंट हो जाते हैं या ड्रॉपलेट उसके ऊपर डाले जाते हैं। तो इससे क्या होता है? यहाँ पे इम्पैक्ट की प्रोसेस नहीं होती, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इट इज़ क्वाइट इन ऑपरेशन एंड प्रोड्यूसेस ब्लैक एंड वाइट एंड कलर्ड आउटपुट इन गुड क्वालिटी एंड रिजोल्यूशन। अब ये जो प्रिंटर होता है ये ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होता है, स्मूथ चलता है, ब्लैक एंड वाइट और कलर्ड दोनों टाइप के प्रिंट आउट ये हमें दे सकता है। इट इज़ लिटिल कॉस्टलियर एंड इंक कार्ट्रिज कैन ड्राई आउट इफ़ लेफ्ट अनयूज्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये थोड़ा सा महंगा होता है, इसमें कार्ट्रिज लगी होती है और वो कार्ट्रिज सूख जाती है अगर आप इसको 20 या 25 दिन में अगर यूज़ ना करें तो। नॉट सुटेबल फॉर क्रिएटिंग कार्बन कॉपी प्रिंट आउट। यहाँ पे कार्बन कॉपी नहीं निकल सकती, जैसा भी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि जब हम लोग डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कार्बन कॉपी हम लोग निकाल सकते हैं, जबकि यहाँ पे कार्बन कॉपी नहीं मिल पाएगी। मोस्ट सूटेड फॉर द होम एंड स्मॉल ऑफिसेस। इसका यूज़ जनरली हम लोग ऑफिस में या हमारे घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं लेज़र प्रिंटर की। तो लेज़र प्रिंटर क्या होता है? ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला प्रिंटर है प्राइवेटली, मतलब गवर्नमेंट ऑफिस में तो मैंने आपको बताया कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज़ होता है, लेकिन ये वाला प्रिंटर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कहाँ पर? हमारे घरों में या हमारे ऑफिसेस में। दिस प्रिंटर यूज़ लेज़र टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस प्रिंटेड डॉक्यूमेंट एंड वर्क लाइक फोटोकॉपियर। ये जो प्रिंटर होता है ये प्रिंटर हम लोग डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने में या फोटोकॉपी लाइक प्रिंटेड मटेरियल क्रिएट करने में इसका यूज़ करते हैं।
यहाँ पे लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, क्योंकि हमने डॉट मैट्रिक्स में देखा कि वहाँ पे भी रिबन होती है और रिबन के ऊपर क्या होता है, इंक होती है। फिर हमने देखा कि डेक्स जेट या इंक जेट जो प्रिंटर होते हैं उसमें इंक का यूज़ होता है और वो इंक के ड्रॉपलेट्स बनते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। द इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट इज़ फॉर्म्ड ऑन द कॉपियर ड्रम विद द हेल्प ऑफ लेज़र बीम। यहाँ लेज़र बीम के थ्रू हम लोग एक ड्रम के ऊपर एक कॉपी बनाते हैं विच इलेक्ट्रिकली चार्जेस द ड्रम सरफेस। और वहाँ पे वो जब ड्रम सरफेस चार्ज होता है वो ड्रम रोल होता है किसके ऊपर, पेज के ऊपर। तो पेज के ऊपर क्या बनता है, इंक के थ्रू क्या बनती चली जाती है, पेपर पे इमेज या टेक्स्ट बनते चले जाते हैं। और ये किस कारण होता है, क्योंकि हम लोग उसके ऊपर हीट और प्रेशर प्रोवाइड करते हैं। इट प्रिंट एट वेरी फास्ट स्पीड दैट इज़ 10 to 20 ppm पेजेस पर मिनट, मतलब 10 से 20 पेज पर मिनट के अंदर प्रिंट आउट निकाले जा सकते हैं। मतलब देखा जाए तो इसकी स्पीड भी तेज़ होती है और यहाँ पर जो क्वालिटी होती है वो परफेक्ट होती है। दूसरा ये कि इसे ब्लैक एंड वाइट पेज ही निकाले जा सकते हैं। तीसरा ये कि इसकी स्पीड तेज़ होती है और इसकी क्वालिटी अच्छी होने के कारण हम लोग इसी प्रिंटर का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। देखिए इसकी एडवांटेजेस में भी यही मेंशन किया हुआ है। इट इज़ फास्ट, क्वाइट एंड प्रोड्यूसेस गुड क्वालिटी आउटपुट इन द हाई रिजोल्यूशन। ये जो प्रिंटर होता है ये फास्ट होता है, अच्छी क्वालिटी के आउटपुट प्रोड्यूस करता है। इसके पर इमेज में, मतलब पर डॉट के ऊपर, पर इंच में 600 से 1200 डॉट्स होते हैं। और इसकी जो कॉस्टिंग होती है कम होती है। इट इज़ एक्सपेंसिव, इसको ख़रीदना थोड़ा सा महंगा होता है और इसको रिपेयर करवाना, इसका मेंटेनेंस थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन क्वालिटी अच्छी मिलती है तो उसको बियर किया जा सकता है। नॉट सुटेबल फॉर क्रिएटिंग कार्बन कॉपी प्रिंट आउट। यहाँ पे भी आप कार्बन कॉपी नहीं निकाल सकते। मोस्ट सुटेड फॉर द ऑफिसेस। इसका यूज़ सबसे ज़्यादा ऑफिसेस में किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ प्रिंट आउट्स की ज़रूरत होती है और कम टाइम में ज़रूरत होती है। तो ऑब्वियस है इस प्रिंटर, और क्वालिटी अच्छी होना चाहिए। तो ऑब्वियस है कि इस प्रिंटर का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, जनरली ऑफिसेस में या हमारे घरों में यूज़ करते हैं। प्लॉटर्स क्या होते हैं? प्लॉटर्स आर द प्रिंटिंग डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस गुड क्वालिटी ड्राइंग एंड ग्राफिक्स। प्लॉटर्स क्या होते हैं? ये एक प्रिंटिंग डिवाइस ही होते हैं। जैसे हम लोग प्रिंट आउट निकालते हैं प्रिंटर के थ्रू, वैसे ही ये भी एक प्रकार के प्रिंटर ही होते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में टेक्स्ट मटेरियल या इमेजेस को प्रिंट करने के बजाय ड्राइंग्स या ग्राफिक्स को डिज़ाइन करते हैं। दिस डिवाइसेस मोस्टली यूज फॉर प्रिंटिंग मैप्स, चार्ट्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। इन डिवाइसेस का यूज़ हम लोग जनरली कहाँ पर करते हैं? जब हमें मैप्स को ड्रॉ करना होता है या कुछ चार्ट्स हमें क्रिएट करना होते हैं या इंजीनियरिंग ड्राइंग्स जो हमें बनाना होती है, वहाँ पर हम लोग प्लॉटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रिंटर ये टास्क नहीं कर सकते। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स। हमारे पास टोटल 2 टाइप के प्लॉटर्स हैं। एक होता है ड्रम प्लॉटर और एक होता है फ्लैट बेड प्लॉटर। तो ड्रम प्लॉटर जो होता है, इट यूजेस रोटेटिंग ड्रम्स टू प्रिंट इमेज ऑन द पेपर। ड्रम प्लॉटर के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें एक ड्रम होता है जो रोटेट करता है और ये रोटेट करते हुए इमेजेस या मैप कहाँ पे प्रिंट करता है? पेपर या फ्लैक्स के ऊपर। फ्लैट बेड प्लॉटर जो होते हैं, इट यूजेस मूविंग पेन्स और फिक्स्ड पेपर ऑन द फ्लैट बेड सरफेस। द पेन माउंटेड ऑन द इंक कार्ट्रिज कैन मूव इन ऑल 4 डायरेक्शन टू ड्रॉ द इमेज। यहाँ पर क्या होता है, फ्लैट बेड प्लॉटर में एक पेज होता है या एक फिक्स्ड सरफेस होती है। उस फिक्स्ड सरफेस के ऊपर एक पेन होता है जिसमें इंक लगी हुई होती है। वो पेन चारों डायरेक्शन में मूव करते हुए इमेजेस को ड्रॉ करता है। तो यहाँ पर आप नीचे 2 डायग्राम देख सकते हैं, 2 इमेजेस देख सकते हैं। एक तो ड्रम प्लॉटर की है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो स्ट्रक्चर है वो ड्रम शेप का है। और जो दूसरा वाला आप फ्लैट बेड प्लॉटर का जो इमेज देख रहे हैं, यहाँ पर ये बीच में एक पेन है। इस पेन में मल्टीपल कलर की इंक लगी होती है। ये मल्टीपल इंक चारों डायरेक्शन में क्या करती है? मूव करती है। और ये इसके नीचे एक फिक्स्ड सरफेस होती है। इस फिक्स्ड सरफेस के ऊपर प्लॉटिंग जो इमेजेस हम ड्रॉ करना चाहते हैं या जो मैप हम लोग ड्रॉ करना चाहते हैं, वो मैप इसके नीचे ड्रॉ होता चला जाता है। तो प्लॉटर्स का यूज़ आपको समझ में आया होगा। प्लॉटर्स भी एक प्रकार से प्रिंटिंग डिवाइस ही होते हैं और इसका यूज़ हम लोग कहाँ पर करते हैं? जो बड़े बड़े, जैसे आप लोग बाहर जैसे मार्केट में जाते हैं
तो आप लोग वहाँ देखते होंगे कि बहुत सारे फ्लैक्स लगे होते हैं या एडवर्टीज़मेंट के बड़े बड़े से होर्डिंग्स लगे होते हैं। तो ये होर्डिंग्स जो होते हैं या जो फ्लैक्स लगे होते हैं, इनकी जो डिज़ाइनिंग होती है, ये डिज़ाइनिंग कहाँ पर होती है? प्लॉटर्स के थ्रू होती है। या जो फ्लैक्स बनते हैं उनकी डिज़ाइनिंग कहाँ होती है? प्लॉटर्स के थ्रू होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्लॉटर्स के थ्रू क्या कर सकते हैं? डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है उसमें आता है एक स्पीकर। स्पीकर क्या होता है ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अ स्पीकर डिवाइस जनरेट साउंड वाइल प्लेइंग ऑडियो फाइल्स और ऑडियो ट्रैक। स्पीकर डिवाइस क्या करती है? साउंड जनरेट करती है जब भी हम कोई ऑडियो फाइल या ऑडियो ट्रैक प्ले करते हैं। इट रिक्वायर्स साउंड कार्ड टू बी इंस्टॉल्ड इन कंप्यूटर। अब अगर हमने हमारे सिस्टम में साउंड कार्ड नहीं है तो ऑब्वियसली कि हमारे सिस्टम से आवाज़ जनरेट या जो वॉइस है वो जनरेट नहीं होगी और स्पीकर वर्क नहीं करेगा। इसके लिए साउंड कार्ड का होना ज़रूरी होता है। साउंड कार्ड आर जनरली प्रोड्यूस 2 पॉइंट स्टीरियो पोर्ट। जब आप साउंड कार्ड को इंस्टॉल कर देते हैं तो उसमें 2 अलग अलग पॉइंट या 2 स्टीरियो पोर्ट जनरेट हो जाते हैं। एक होता है लेफ़्ट और एक होता है राइट टू कनेक्ट स्पीकर। एन एडवांस साउंड कार्ड में हैव 2.1 एंड 4.1 चैनल आउटपुट टू प्रोवाइड डॉल्बी एंड सराउंड साउंड इफेक्ट। अब आजकल जो चल रहा है एडवांस सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो 2.1 और 4.1 चैनल के आउटपुट भी हमें मिलते हैं, जिससे हमें डॉल्बी और सराउंड साउंड इफेक्ट सुनाई देता है। फिर नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस होती है प्रोजेक्टर। अब ये प्रोजेक्टर आप हम अपनी लैब में लगा हुआ भी देख सकते हैं और इसी के थ्रू अपन लोग पढ़ाई भी करते हैं ऑफलाइन। लेकिन फ़िलहाल अभी ऑनलाइन हम लोग जो वीडियो लेक्चर्स के थ्रू पढ़ रहे हैं तो अभी यहाँ पे प्रोजेक्टर का यूज़ बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अभी आपको इसको याद रखना होगा, लेकिन जब अपन लैब में मिलेंगे तब मैं आपको इसका यूज़ करना भी बताऊँगा। प्रोजेक्टर क्या होते हैं? A projector or LCD projector is an output which enlarges the display and project it on the plane wall or surface to provide larger vision। देखिए प्रोजेक्टर एक्चुअल में होता क्या है? प्रोजेक्टर कुछ भी नहीं करता, आपके जो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो स्क्रीन आपके सिस्टम पर आ रही है उस स्क्रीन को किसी प्लेन सरफेस के ऊपर या किसी पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर बड़ी करके दिखाता है, मतलब एनलार्ज करके दिखाता है। तो इसलिए हम लोग प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू शो अ वीडियो और प्रेजेंटेशन इन मीटिंग्स और क्लासरूम। इसका जनरली यूज़ कहाँ पे होता है? कहीं पर अगर प्रेजेंटेशन शो करना है या मीटिंग्स है वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, या हमारी लैब में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो प्रोजेक्टर का यूज़ और हम लोग कहाँ पे करते हैं? जनरली मीटिंग्स में और प्रेजेंटेशन के तौर पर, या अगर कहीं पर लैब है तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर हमारा वैसे आउटपुट डिवाइसेस वाला पोर्शन पूरा ख़त्म होता है। तो अपन अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर की बात करने के पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा कि कंप्यूटर क्या होते हैं, उसके फंक्शन क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं। फिर हमने मेमोरी के बारे में पढ़ा, इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। फिलहाल अभी हमारी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कशन चल रहा है। अब आने वाले टाइम में हम लोग और थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इसका मतलब ये है कि अब आपको इसकी तैयारी करना स्टार्ट करना है, आपको पढ़ना स्टार्ट करना है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है कि मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप लोग पढ़ नहीं रहे क्योंकि आपके मेरे पास कॉल नहीं आ रहा है। तो आप लोग पढ़िए, कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल करिए, मैसेज करिए, प्रॉब्लम्स शेयर करिए, तो मैं आपको उसके रिप्लाई कर पाऊँगा। ठीक है, तो अपन आज के लिए इतने ही रखते हैं। अब अपन कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।